नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफील्ड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है महाराष्ट्र के पालघर से। आपको बता दूं कि पालघर मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट ने पूरा खेल उलट कर रख दिया है। क्या है ये ट्विस्ट वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से दो साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में साधुओं के हत्यारों को क्या सजा देनी चाहिए, कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ ये मत भूलिए कि जिस वक्त साधुओं की हत्या की जा रही थी उस वक्त एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। उस वक्त 6 से ज्यादा पुलिस वाले खाकी वर्दी में खड़े हुए थे वहां पर, और जब साधुओं ने खुद को बचाने के लिए खाकी तक गुहार लगाई, महाराज कल्पवृक्ष गिरी जी ने जब पुलिस वाले का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो राक्षस पुलिस वाले ने उन्हें वापस जिहादी भीड़ की तरफ धकेल दिया। तो ऐसे में इन पुलिस वालों को भी क्या सजा दी जाए वो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट ने पूरा खेल उलट कर रख दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि 3 लोगों पर जो हत्या का आरोप लग रहा था, उसमें से एक हत्या का जो आरोपी है उसकी कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, यानी वो कोरोना संक्रमित है। आरोपी को पालघर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आरोपी बाडा पुलिस थाने की कस्टडी में था। मतलब मामला जो है वो अब पूरा का पूरा उलटता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस पर हत्या का आरोप लग रहा था साधुओं की, वो एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकल गया है। आपको बता दूं कि पालघर में 2 साधुओं और ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या मामले में कोर्ट ने 101 आरोपियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। गढ़चिंचले गांव में यह घटना हुई थी। आपको बता दूं कि पालघर के गढ़चिंचले मॉब लिंचिंग का यह मामला था और 101 आरोपियों को दहाड़ू कोर्ट में पेश किया गया था और जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। इन आरोपियों में से अब एक आरोपी की आज ही जो है वो कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और जिसके बाद से पुलिस हरकत में आ गई है। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उन सभी आरोपियों को क्वारंटीन करेगी जो मरीज के संपर्क में आए हैं। इसके अलावा अब पुलिस को भी इस बात की जांच करानी होगी कि पिछले दिनों किन किन पुलिसकर्मियों ने उस व्यक्ति से पूछताछ की है। उन सभी पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया जाएगा। अब कोरोना का मामला सामने आने के बाद यह निश्चित है कि इस केस की जांच में अब और समय लग सकता है। हालांकि समय तो पहले भी लग रहा था, अब तक महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन इस बात को साबित नहीं कर पाया है, इस बात को नहीं बता पाया है कि आखिर साधुओं की हत्या क्यों की गई और किसने की। भले 101 आरोपी ने 115 आरोपी टोटल अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, भले 115 आरोपी गिरफ्तार हो गए हों, लेकिन इस बात का खुलासा अब तक होना बाकी है कि साधुओं की हत्या क्यों की गई और किसने हत्या की है। हां, यह जरूर है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए यह जरूर कह दिया कि इस घटना को सांप्रदायिक ना बनाया जाए, इस घटना पर राजनीति ना की जाए। क्यों भाई? साधुओं की हत्या पर अगर कोई जवाब मांग लेता है तो वो राजनीति के दौर पर आ जाता है। अर्णब गोस्वामी ने अगर सोनिया एंटोनियो माइनो से सवाल पूछ लिए थे पालघर मामले में और अपनी लाइव डिबेट में यह कह दिया था कि सोनिया गांधी इस पर चुप क्यों है, असली नाम लेते हुए, सोनिया का असली काम नहीं बताया था, असली नाम लेते हुए सोनिया एंटोनियो माइनो चुप क्यों है। बस इस पर पूरी कांग्रेस बिदक गई थी, अर्णब गोस्वामी के खून की प्यासी हो गई थी। अर्णब गोस्वामी पर हमला करा दिया जाता है, उसके बाद 12 घंटे तक मुंबई पुलिस बिठाकर उनसे पूछताछ करती है, लेकिन अब तक यह सामने नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आपको बता दूं कि कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं इस घटना में ईसाई मिशनरीज का हाथ हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने यह आशंका जताई है कि ईसाई मिशनरीज का हाथ हो सकता है साधुओं की हत्या मामले में। लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस खुलासा नहीं हुआ है और ऊपर से एक आरोपी का कोरोना संक्रमित निकल आना, यह अपने आप में कई बड़ी चीजों की तरफ इशारा करता है। आपको बता दूं कि 19 अप्रैल को पालघर में घटी इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था और लॉकडाउन के बीच दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूरत जा रहे थे और रास्ते में पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के गढ़चिंचले गांव में लोगों ने साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर मार डाला था। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ था कि लॉकडाउन के बावजूद आखिर 200 लोगों से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई और उसके ऊपर से पुलिस तमाशा देखती रही, ये भीड़ डंडों से साधुओं को पीटती रही
साधुओं ने दम तोड़ दिया, लेकिन पुलिस वहां तमाशा देखती रही और यह भीड़ मारती रही। इस मामले में आपको बता दूं, आपको शायद याद होगा, मैंने एक और खबर आप तक पहुंचाई थी और मैंने बताया था कि गढ़चिंचले गांव की जो सरपंच हैं चित्रा चौधरी, उन्होंने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया था। और आपको बता दूं कि अब चित्रा चौधरी का यह भी कहना है कि उनके घर वालों को मारने की धमकी दी जा रही है। चित्रा चौधरी ने यह कहा है कि जिस दिन संतों की हत्या हुई उस दिन वो वहां पर मौजूद थी और काफी देर तक उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने कहा कि मैं संतों की पिटाई का विरोध करती रही, जिसके कारण वहां जमा लोग भड़क गए और मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगे। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर घर के अंदर भागी, लेकिन जितना मैं रोक सकती थी एक लड़की होने के नाते, उतना मैंने उस भीड़ को काबू करने की कोशिश की। इसके बाद मेरे घर पर पत्थर भी फेंके गए, मुझे और मेरे परिवार को अब मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए मुझे और मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए। इस मामले पर अब तक महाराष्ट्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। हां, उद्धव ठाकरे इस वक्त अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी सदन के वो सदस्य हैं नहीं। 27 अप्रैल तक उन्हें किसी भी सदन का सदस्य होना है। हालांकि ईसी ने, इलेक्शन कमीशन ने ये बात मान ली है कि वो चुनाव कराएगी एमएलसी के। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में अब तक क्या हुआ। चित्रा चौधरी ने, आपको बता दूं कि चित्रा चौधरी ने जो खुलासा किया था, चित्रा चौधरी ने यह भी बताया था कि मैंने दोनों साधुओं को पुलिस के हवाले कर दिया था, मतलब पुलिस की कस्टडी में दे दिया था। पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा भी लिया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो साधु पुलिस की गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं या पुलिस निकाल देती है, उसके बाद भीड़ मारती है डंडों से दोनों साधुओं को, उनके ड्राइवर को मारती है और वहां खड़ी हुई पुलिस तमाशा देखती रहती है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एनसीपी के कार्यकर्ता और एनसीपी के एक नेता का नाम भी सामने आ रहा था और चित्रा चौधरी ने ही उस एनसीपी के नेता का नाम भी लिया था कि वो वहां पर मौजूद था और भीड़ उनके आने पर बेकाबू हो गई थी। तो इस घटना को जितना सामान्य तरीके से उद्धव ठाकरे या उनकी सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है, उतना सब कुछ सामान्य इस घटना में नहीं लगता है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की गाल पर तमाचा जड़ा है। स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है इस पूरे मामले में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने यह कहा था कि यह घटना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी है। और सवाल यह भी था कि आखिर पुलिस ने इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा कैसे होने की इजाजत दे दी। याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा की ओर से इसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान भी भीड़ इकट्ठा हुई और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने वारदात को रोकने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद आपको बता दूं कि जो जजों की पीठ है उसने मौजूदा जांच पर रोक लगाने से तो इनकार कर ही दिया, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार को 4 हफ्ते में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है और अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। तो इस मामले में अब जो है वो नए खुलासे होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरीज की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस मामले पर अब तक आपको बता दूं कि कोई ठोस खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और अब जब एक आरोपी कोरोना संक्रमित निकल चुका है तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि इसकी जांच में और देरी होगी और जो पुलिस वाले आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे, आरोपियों से पूछताछ करने के लिए उनके घर गए थे या मोहल्ले में गए थे, उन पुलिस वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही साथ जो आरोपी के संक्रमण में जो आरोपी के संबंध में जो लोग आए थे उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा। तो मतलब सभी को अब क्वारंटीन किया जाएगा और निश्चित तौर पर इस मामले में अब और देर होती दिख रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तक इस मामले में न तो कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही जो खुद को कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता का दावा ठोंकते हैं, छाती ठोंकते हैं अपनी, उन्होंने भी अब तक इस मामले पर कुछ नहीं बोला। अखलाक की हत्या, पहलू खान की हत्या पर शो चला दिए जाते हैं, लेकिन साधुओं की हत्या हो जाती है तो इस पर चुप्पी साध ली जाती है। और हद इस बात की है कि साधुओं की हत्या मामले को, बुलंदशहर में जो साधुओं की हत्या हुई थी यूपी में, जो उससे जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब मॉब लिंचिंग और आपसी रंजिश वाली हत्या में इन लोगों को अब फर्क भी नहीं दिखता है। तो ऐसे में
इस घटना को आप क्या समझते हैं? इस पूरी खबर पर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही साथ खबर को शेयर करें और हॉट फीड न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें और देश हित से जुड़ी खबरें आपको मिलती रहें। तो मित्रों, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।